स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा केवल वित्तीय बाजार का विषय नहीं है। यह चर्चा मुद्रा, तकनीकी और विश्वास के भविष्य पर आधारित है। अक्सर हमने देखा है कि जब लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उनकी चर्चा इस विषय पर केंद्रित रहती है कि किस टोकन पर कितना रिटर्न मिल रहा है, कौन सा टोकन भविष्य में और ज्यादा ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज हम इस शोर से बाहर निकलेंगे और आज हम उस लेंस से, उस नजरिए को अपनाएंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था के प्रहरी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। हाल ही में रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, क्रिप्टो इज नॉट अ करेंसी, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड। यह भारत की आने वाली मौद्रिक नीति का आधार है। यह केवल एक आलोचना नहीं है, यह एक संस्थागत चेतावनी है। आखिर एक केंद्रीय बैंक जो अरबों लोगों के विश्वास का प्रतीक है, अरबों लोगों की आर्थिक सुरक्षा का जिम्मेदार माना जाता है, वह तकनीकी को सिर्फ एक कोड कहकर क्यों खारिज कर रहा है? इसके पीछे गहरा अर्थशास्त्र और भू राजनीति छिपी हुई है। आइए आज हम इसी का विश्लेषण करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। क्रिप्टो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कि RBI के नजरिए से करेंसी कहते किसको है। देखिए, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम देखें तो मुद्रा केवल लेन देन का विषय नहीं है। मुद्रा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक वादा होता है कि मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूं। RBI का तर्क है कि मुद्रा के लिए, मुद्रा के अस्तित्व के लिए 3 नॉन निगोशिएबल स्तंभ होने आवश्यक है। पहला है सॉवरेन बैकिंग यानी कि संप्रभु गारंटी। अगर मुद्रा के पीछे राज्य की शक्ति का होना आवश्यक है। कल अगर रुपया गिरेगा तो इसका जिम्मेदार भारत सरकार होगी, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा, लायबिलिटी। आपकी नोट, आपकी जेब में जो नोट है वह नोट RBI की बैलेंस शीट पर एक लायबिलिटी की तरह शो किया जाता है। और तीसरा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि सार्वभौमिक स्वीकार्यता, जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त हो, जिसमें लीगल टेंडर हो। ये 3 चीजें होने के बाद ही किसी भी वस्तु को मुद्रा माना जा सकता है। और जब इस चश्मे से हम क्रिप्टो को देखते हैं तो वह शून्य है, क्योंकि उसका कोई जारीकर्ता नहीं है, कोई इश्यूअर नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है और सबसे बड़ी बात, वह किसी की लायबिलिटी नहीं है। इसीलिए RBI कहता है कि यह एक कोड है, करेंसी नहीं है, क्योंकि कोड लॉजिक पर चलता है और करेंसी विश्वास पर चलती है। और समय के संकट के समय पर जब संकट आता है तो एल्गोरिदम आपको बचा नहीं सकता है, केवल संप्रभु गारंटी ही आपको बचा सकती है, सॉवरेन गारंटी ही आपको बचा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण, अगर इसका कोई मूल्य नहीं है, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो लोग इसको खरीद क्यों रहे हैं? यह बड़ा प्रश्न है। तो RBI इसको स्पेकुलेटिव मैनियास कहता है। इसका मूल्य आर्थिक बुनियादी ढांचे में नहीं है, बल्कि ग्रेटर फूल थ्योरी में है। यानी कि मैं इसे इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कल कोई और भविष्य में मुझे इससे अधिक दाम में इसे खरीद लेगा। RBI की चिंता यह है कि यदि इस विश्वास के बुलबुले को मुद्रा मान लिया गया तो एक दिन जब यह फूटेगा, उस समय केवल निवेशकों पर ही नहीं, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी एक बड़ा खतरा होगा। इतिहास गवाह है कि जब निजी मुद्राएं विफल हुई हैं तो उसकी कीमत सदैव समाज को चुकानी पड़ी है। अब यहां पर एक और थ्योरी आती है। कुछ लोग स्टेबल कॉइन को कहते हैं कि बिटकॉइन चलिए मान लेते हैं अस्थिर है, लेकिन स्टेबल कॉइन जैसे कि USDT और USDC ये तो स्थिर हैं, ये तो बैकिंग के साथ हैं, तो इन्हें क्यों नहीं भरोसा कर सकते? तो RBI का विरोध यहां पर इससे भी और अधिक तीखा और तार्किक है। इसे हम करेंसी सब्स्टिट्यूशन या डॉलराइजेशन के खतरे के रूप में देख सकते हैं। जरा सोचिए,
अगर भारत के लोग रुपए के बजाय व्यापक रूप से डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन्स को उपयोग करना शुरू कर दें तो क्या होगा? मॉनेटरी सॉवरेनिटी का अंत हो जाएगा, देश की मौद्रिक संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी, आरबीआई की मौद्रिक नीतियां अप्रभावी हो जाएंगी, आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा या घटाएगा उसका असर बाजार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग तो या बाजार तो डॉलर पर चल रहा है। इसी तरीके से दूसरा बड़ा खतरा होगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में क्या होगा कि आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के फेडरल रिजर्व की नीतियों के अधीन हो जाएंगी। अगली बड़ी खतरा यह भी होगा कि इकोनॉमी का डॉलराइजेशन हो जाएगा, और आरबीआई का इसीलिए स्पष्ट तौर पर मानना है कि स्टेबल कॉइन्स केवल एक तकनीकी उत्पाद नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता में सेंध लगाने का प्रयास है। इसीलिए भारत निजी मुद्रा के रूप में इनको कभी भी स्थान नहीं दे सकता। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब चीजों को देखने के बाद कई बार लोगों को लगता है कि आरबीआई तकनीकी का विरोध कर रहा है, क्या भारत ब्लॉकचेन की क्रांति में पीछे रह जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई का रुख जो है वो इनोवेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वे कहते हैं कि हमें ब्लॉकचेन चाहिए, हमें प्राइवेट मनी नहीं चाहिए, और यहीं पर प्रवेश होता है सीबीडीसी का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको आप ई रूपी के नाम पर जानते हैं। यह आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक है। ई रूपी और क्रिप्टो में वही अंतर है जो संविधान और भीड़ के बीच में होता है। ई रूपी डिजिटल है, प्रोग्रामेबल है, तेज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह सॉवरेन डेब्ट है। यह आरबीआई का वादा है। आरबीआई का संदेश साफ है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य सुरक्षित, विनियमित और सरकार की गारंटी पर आधारित होना चाहिए, न किसी अज्ञात एल्गोरिदम पर। अब अगर हम अंत में बात करें तो इस पूरे डिस्कशन से हम क्या समझते हैं, इस पूरी बहस को कैसे समेटें, तो आरबीआई का जो फाइनल दृष्टिकोण है वो हमें सिखाता है कि मुद्रा यानी करेंसी कोई खिलौना नहीं है जिसे तकनीकी के नाम पर बदला जा सके। यह एक राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है। क्रिप्टो इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड कहकर आरबीआई ने तकनीकी को छोटा नहीं किया है, बल्कि राज्य की भूमिका को करेंसी के रेफरेंस में स्पष्ट किया है। निष्कर्षतः तकनीकी माध्यम बदल सकती है, कागज से डिजिटल पर जा सकती है, लेकिन मुद्रा का चरित्र नहीं बदल सकता, उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकता, जो हमेशा विश्वास और संप्रभुता के पिलर्स पर टिका हुआ होता है। भारत की डिजिटल भविष्य प्राइवेट क्रिप्टो में नहीं है, बल्कि सॉवरेन डिजिटल रुपी में निहित है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता सट्टेबाजी से कहीं अधिक कीमती मानी जाती है। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सीबीडीसी तकनीकी रूप से यूपीआई से कैसे अलग है, तो आप कमेंट में सीबीडीसी लिखिएगा। मैं आपको सीबीडीसी और यूपीआई के डिफरेंस को भी इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ वर्ष 2027 या 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य 2027 के यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है या 2028 के यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है, तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो दिसंबर का हिंदी बैच है वो शुरू हो रहा है। यह फाउंडेशन P2I कोर्स होगा, यानी कि इसमें आपको प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, मेंटोरशिप दी जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और बहुत ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये सब आपके लिए इस दिसंबर बैच में अवेलेबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर आपको बहुत बड़ा एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चल रही है फाइनल माइल सेल, और इस सेल में आपको 2027 का बैच मात्र 11,499 रुपये में मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2028 का बैच भी भारी डिस्काउंट के साथ, एडिशनल डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। और ये भारी और एडिशनल डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप कोर्स खरीदने जाएं, बाय नाउ पर जब जाएंगे तो आप पीके लाइव कोड लगाइएगा। और कैसे पता चलेगा कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज के, क्लिक करिए,
डिटेल में पूरा पीडीएफ पढ़िए। साथ ही साथ अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो ऐप पर आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करिए, सपोर्ट टीम आपसे बात कर लेगी। आप उन्हें बताइएगा कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीके लाइव कोड लगाना चाहते हैं और हमारा एडमिशन करवा दीजिए। अदरवाइज आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी भी है, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।